10 नवंबर। हिंदू, पेज 12। कश्मीर और लद्दाख की चंगथंगी गोट से पश्मीना शॉल बनती है। तिब्बत के चीरू से शहतूश शॉल बनती है। क्योंकि चंगथंगी गोट बहुत ही कॉमन है, इसलिए इससे बनी पश्मीना शॉल पे कोई भी बैन नहीं है, बल्कि इंडिया बहुत सारी पश्मीना शॉल्स एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि चीरू नियर थ्रेटेंड है, इसलिए इसके बाल से बनी हुई शहतूश की शॉल पे बैन है। प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पश्मीना शॉल्स के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिली है। 6 साल में 750 करोड़ से सिर्फ 100 करोड़ रह गई हमारी एक्सपोर्ट्स। हालांकि हमारी क्वालिटी बेस्ट है, डिमांड बहुत हाई है ग्लोबली, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं। रीज़न क्या है? हमारे एक्सपोर्टर्स जो भी पश्मीना शॉल एक्सपोर्ट करते हैं, कस्टम्स वाले उनमें से काफ़ी ज़्यादा कंसाइनमेंट्स को पकड़ लेते हैं, ये कह के कि उसमें चीरू के बाल भी इन्वॉल्व हैं, उसमें शहतूश की मिक्सिंग करी गई है। और अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इन शॉल्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसलिए सीबीआई और ईडी भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अब क्योंकि इन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स को कई महीनों तक रोके रखा जाता है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। जो लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं वो कह रहे हैं हमने कोई मिलावट नहीं करी है, आप चाहो तो डीएनए टेस्टिंग करवा लो कि हमारी शॉल में आपको चीरू का कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करती है। माइक्रोस्कोप कोई रिलायबल तरीका नहीं है, क्योंकि पश्मीना और शहतूश दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ये नहीं कह सकते हो कि ये प्योर चंगथंगी है या इसमें चीरू की कितनी मिलावट है। हिंदू पेज 9 पे दिया हुआ क्विज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ष 2000 में 3 नए स्टेट्स बने थे, बिहार से झारखंड, यूपी से उत्तरांचल, जिसका नाम बाद में 2007 में उत्तराखंड रख दिया गया, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश 1950 में पार्ट सी में था, उसके बाद 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना और 1971 में इंडिया का 18th स्टेट। असम में एक ऑटोनोमस रीजन है बोडोलैंड। इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोकराझार, चिरंग, बक्सा, तमुलपुर और उदलगुरी। पहले आपको इसमें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स दिखती होंगी, मतलब बेसिकली जितनी बुक्स हैं सब बुक्स में 4 डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इसी साल के जनवरी में सरकार ने बक्सा डिस्ट्रिक्ट के ही एक एरिया को एक नई डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया था, तमुलपुर, तो इसलिए अब इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक यूनियन टेरिटरी है। छोटी सी हिस्ट्री ये है कि 1961 में हमने दादरा एंड नागर हवेली ले ली, उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। 1961 में ही गोवा, दमन एंड दीव भी यूनियन टेरिटरी बन गई। 1987 में हमने गोवा को अलग कर दिया, तो गोवा बन गया एक स्टेट और दमन एंड दीव बन गई एक यूनियन टेरिटरी। तो यानी कि हमारे पास 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, एक थी दादरा एंड नागर हवेली, दूसरी दमन एंड दीव। फिर 2020 में सरकार ने इन दोनों यूटीज़ को मर्ज करके बना दी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसकी कैपिटल है दमन। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक टेबल बनाई हुई है, इस पीडीएफ पे क्लिक करो, उसके पेज 6 और 7 पे देखना। एडिटोरियल 2 फिंगर टेस्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी 2 फिंगर टेस्ट करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री भी कह चुकी है कि 2 फिंगर टेस्ट रेप विक्टिम्स पे नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। इसे बेसिकली चेक किया जाता है कि कोई विमेन यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है या नहीं। इसमें एज्यूम किया जाता है कि अगर कोई रेप विक्टिम है एंड 2 फिंगर टेस्ट से पता चलता है कि वो यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, मतलब उसका रेप नहीं हुआ, राइट। तो ये एज्यूम करता है कि सेक्सुअली एक्टिव विमेन का रेप नहीं हो सकता है। इसका ऑब्वियसली कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, एंड ये सेक्शन 53A ऑफ एविडेंस एक्ट के भी खिलाफ है, जो ये साफ साफ कहता है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्टिविटी से
आप ये नहीं बता सकते हो कि कंसेंट दी थी या नहीं। एंड क्योंकि ये इन्वेजिव टेस्ट होता है, इससे ऑलरेडी एक विक्टिम को फिर से विक्टिमाइज किया जाता है। ये विमेन की डिग्निटी के खिलाफ है। मेडिकल ओपिनियन, अक्सर ऐसे न्यूज़ में आता है कि डॉक्टर्स ने टेस्ट करके कह दिया है कि रेप हुआ था, या डॉक्टर्स ने कहा है कि रेप नहीं हुआ था। तो इस एडिटोरियल में समझाया गया है कि रेप एक लीगल टर्म है, ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। रेप हुआ या नहीं हुआ वो पता लगाना पुलिस का काम है। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर ये बताते हैं कि क्या बॉडी पे कोई रेजिस्टेंस के मार्क्स थे एंड क्या रिसेंटली कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था या नहीं, बस इतना बताना होता है डॉक्टर्स को। लेकिन डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि रेप हुआ या नहीं, ठीक है, वो काम पुलिस का है। तो मेडिकल ओपिनियन डॉक्टर्स को बहुत ही सोच समझ के देनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों कह चुकी है टेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी ये टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि ये टेस्ट अब करना बैन हो गया है, ठीक है ना। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, एक्चुअली 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये टेस्ट नहीं करना है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट रिपीट किया उस बात को, है ना। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स इसको करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। न्यूज़ में किसी डॉक्टर ने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है इस चीज़ के लिए। एंड इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ही डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। अच्छा, पुलिस वालों को भी नहीं पता कि ये टेस्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि देखो पुलिस में क्या होता है, रोल कॉल होता है कि जब भी कोई रिपोर्ट करता है अपने थाने में तो रोल कॉल्स होते हैं, हाँ भाई ये बंदा प्रेजेंट है, एंड शाम को भी रोल कॉल होता है। रोल कॉल के दौरान जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं वो पुलिस वालों को समझाई जाती हैं। अब आर्टिकल में बताया गया है कि आजकल रोल कॉल्स सिर्फ एक अटेंडेंस बन के रह गया है। रोल कॉल्स के दौरान ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शंस आए होते हैं उनके बारे में पुलिसमैन को नहीं समझाया जाता है। जब पुलिसमैन को बताओगे ही नहीं कि क्या लेटेस्ट रूलिंग आई है, आपको किस पर्टिकुलर केस में कैसे एक्ट करना है एज पर द रीसेंट ऑर्डर, तो पुलिस वालों को क्या ही पता चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मेडिको लीगल सेक्शन है उसको इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहिए। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके तहत कोर्ट्स की जो भी रूलिंग आती है वो डॉक्टर्स तक, पुलिस वालों तक टाइमली और सही तरीके से पहुंच जाए। एंड पुलिस ऑफिसर्स की मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। रिलेटेड टॉपिक्स हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 एंड मैरिटल रेप, ये दोनों क्लास 72 में डिस्कस हुए थे। प्रीलिम्स से आपकी रैंक डिसाइड नहीं होती है, रैंक डिसाइड मेंस से होती है। मेंस में भी नॉलेज का लिमिटेड रोल होता है, ज़्यादा रोल इस चीज़ का होता है कि आप अपनी बात कितने सरल तरीके से एग्जामिनर के सामने रख पा रहे हो। ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करो, वरना आपका हर साल प्रीलिम्स क्लियर होता रहेगा और मेंस में नंबर नहीं आ पाएंगे।